हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं केसरी सिंह ठाकुर आप सभी का यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर ठीक है देखने वाले हैं और लगभग इसको 2 या 3 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की, तो मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज से होती है, जहां पर हम आदमगढ़, भीमबेटका, पचमढ़ी जैसे स्थानों की खोज करते हैं। हम वहां खुदाई में बिना हत्तेवारी कुल्हाड़ी ठीक है, मुरचन खुरचन ठीक है, इस तरीके से अन्य चीजों की खोज करते हैं। और देन आगे जाकर हम राजवंशीय इतिहास में सम्राट अशोक से लेकर अन्य राजवंशीय शक्तियां जैसे शुंग, कुषाण ठीक है, सातवाहन आदि शक्तियों का उदय होते देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और अंत तक इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। तो भौगोलिक रूप से देश के केंद्रीय स्थान पर स्थित भौगोलिक रूप से देश के केंद्रीय स्थान पर स्थित मध्य प्रदेश वास्तव में भारत के हृदय समान है। ठीक, और अपने केंद्रीय स्थान के कारण इस क्षेत्र पर सभी ऐतिहासिक धाराएं स्वाभाविक रूप से अपने सुस्पष्ट निशान छोड़ती हैं। ठीक है, देश के मध्य में स्थित होने के कारण हर ऐतिहासिक घटना के पीछे मध्य प्रदेश जरूर छुपा हुआ है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, प्री हिस्टोरिक एज की, तो प्री हिस्टोरिक एज पत्थर युग से शुरू होता है, जिसके गवाह भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी जैसे स्थान हैं। हालांकि राजवंशीय इतिहास की हम बात करें तो राजवंशीय इतिहास महान बौद्ध सम्राट अशोक के समय के साथ शुरू होता है, जिसका मौर्य साम्राज्य मालवा एवं अवंती में शक्तिशाली था। ठीक है, कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा शहर से थी, जो वर्तमान में भोपाल के उत्तर में स्थित एक शहर था। ठीक, लेकिन बौद्ध सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद बौद्ध सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है और मध्य भारत में सत्ता के लिए शुंग, कुषाण, सातवाहन जैसे शक्तियों का उदय होता है। ठीक, तो आप इतनी ही लाइनों से जान गए होंगे कि मध्य प्रदेश का इतिहास काफी रोचक है। ठीक, और हम प्रागैतिहासिक काल को कुछ भागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करना अर्थात पुरातात्विक स्थल जो खोजे गए हैं उनके बारे में पढ़ना। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इसको हम केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको ओरली बताएंगे और कुछ पुरातात्विक स्थलों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक, हम बात करें जैसे पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल से स्थित जो स्थान थे भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी। ठीक, और यहां पर बिना हत्ते वाली कुल्हाड़ी, खुरचन, मुष्ट आदि जैसे उपकरण हमें यहां पर मिले। ठीक, उसके बाद हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ स्थान से आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल से मानव जाति के पशुपालक होने का प्रमाण हमें मिलता है। ठीक, और इसके बाद हम बात करें नवपाषाण काल की, तो रीवा में गोविंदगढ़ तालाब और उसके आसपास के एरियो से हमें क्या मिलते हैं, लघु पाषाण कालीन उपकरण ठीक है प्राप्त होते हैं। और इसके बाद ताम्र पाषाण काल में मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन ठीक है, और धातुओं के बर्तन एवं अन्य उपकरण खोजे जाते हैं। ठीक, तो इतना डेटा, इतना किस काल में हमें क्या चीज मिली, किस काल से कौन सा स्थल संबंधित है, यह जरूर इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को समझने के लिए हम मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एमपीपीएससी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है और अन्य एग्जाम्स के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। और यह डेटा हर बुक में अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। तो हम मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदमगढ़ के बारे में। आदमगढ़ जो कि कहां का एक स्थल है, होशंगाबाद के आसपास का एक स्थल है आदमगढ़। और हमने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ से ठीक है मानव जाति के पशुपालक होने का साक्ष्य मिला है। ठीक, तो आदमगढ़ से हमें क्या मिला है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दूसरा पुरातात्विक स्थल है कायथा, जो कि वर्तमान में उज्जैन के निकट है कायथा। ठीक, काली सिंध नदी के किनारे इस स्थान से
ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, अर्थात यहां पर मृद भांड, ठीक है, मिट्टी के बर्तन तो मिले ही हैं, साथ साथ धातुओं के बर्तन भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमने यहां देखा आदमगढ़, जो कि कहां पर है, होशंगाबाद के निकट है, और यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कायथा, जो कि उज्जैन के निकट है, ठीक है, कायथा उज्जैन के निकट है, और यह काली सिंध नदी के किनारे इस स्थान से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नवदा टोली, जिसका संबंध है ताम्र पाषाण काल से, ठीक है, नवदा टोली महेश्वर खरगोन के निकट का स्थान है, ठीक, यहां से भी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यहां से भी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भीम बैठिका के बारे में, ठीक है। तो भीम बैठिका जो कि रायसेन जिले में है, और यहां से रायसेन जिले की भीम बैठिका से लगभग 700 शैलाश्रय हमें खोजे गए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। इन 700 शैलाश्रयों में से, रॉक शेल्टर्स में से लगभग 500 शैलाश्रयों पर क्या हुआ है, चित्रकारी की गई थी, ठीक है। और इन चित्रकारियों में, ठीक, इन चित्रकारियों में लगभग 500 ऐसे शैलाश्रय हैं जिस पर लाल एवं सफेद रंग से चित्रकारी की गई है, ठीक है। तो भीम बैठिका जो कि रायसेन में है, और इस भीम बैठिका स्थल की खोज किसने की थी, खोज करता है विष्णु श्रीधर बांकड़कर, ठीक है। यहां से प्रागैतिहासिक कालीन भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, भीम बैठिका रायसेन। आगे चलते हैं एरण, एरण जो कि सागर के निकट स्थान है, ठीक, सागर के निकट का पुरातात्विक स्थल है एरण सागर। यहां से 510 ईस्वी का सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं सती प्रथा की। तो यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें यदि किसी महिला के पति का देहांत हो जाता है तो उसकी पत्नी को भी उसकी साथ चिता में जलना होता है, ठीक है। तो जिसका जो हमें प्रमाण मिला है वो कहां से मिला है, सबसे पहले एरण के सागर से, ठीक है, सागर के एरण नामक पुरातात्विक स्थल से, यहां से। और कब का है, 510 ईसा पूर्व, 510 ईस्वी का सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एरण अभिलेख में वर्णित है कि गुप्त सम्राट भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हुई थी, ठीक है, उसकी पत्नी सती हुई थी। तो ये डिटेल्स हमें कहां से मिली हैं, एरण अभिलेख से मिली हैं। और इसमें क्या लिखा था, एरण अभिलेख में वर्णित है कि गुप्त सम्राट भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हुई थी। इसके बाद अगला पुरातात्विक स्थल है जटकरा, जो कि खजुराहो के निकट है। यहां खुदाई में विशाल मंदिर होने का प्रमाण हमें मिला है, ठीक है, विशाल मंदिर प्राप्त हुए हैं, विशाल मंदिर प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं जटकरा खजुराहो, ठीक है। आपको स्थान याद रखने हैं, स्थान तो 100% ही यहां पर पूछे जाने वाले हैं। आदमगढ़ कहां पर है, होशंगाबाद, कायथा उज्जैन, नवदा टोली महेश्वर खरगोन, भीम बैठिका रायसेन, एरण सागर, जटकरा खजुराहो, ठीक है। इसके बाद अगला है त्योंथर, जो कि रीवा के निकट का स्थान है, त्योंथर रीवा। खुदाई में यहां पर क्या मिला है, बुद्धकालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला पुरातात्विक स्थल है गुर्जरा, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। गुर्जरा कहां के निकट, तो दतिया के निकट का स्थान है। यहां से अशोककालीन, सम्राट अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें अशोक का दूसरा नाम अर्थात देवनाम प्रिय हमें यहां पर मिलता है, ठीक है। तो गुर्जरा जो कि दतिया के निकट का स्थान है, यहां से सम्राट अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें अशोक का हमें दूसरा नाम का उल्लेख यहां पर मिलता है। अशोक का दूसरा नाम क्या था, देवनाम प्रिय था, ठीक है। इसके बाद अगला स्थल हमें मिला पानगुराडिया, पानगुराडिया जो कि सीहोर के निकट का स्थान है। यहां से भी हमें अशोक से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पानगुराडिया सीहोर, ठीक है। इसके बाद रूपनाथगढ़ जबलपुर, यहां पर भी हमें क्या मिले हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। रूपनाथगढ़ जबलपुर, यहां भी हमें अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अंतिम पुरातात्विक स्थल है जूना एरवास, जूना एरवास जो कि उज्जैन के निकट है, और यहां से हमें 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हमने अभी यहां पर प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज की चर्चा की, जिसको हमने समझने के लिए नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल में बांटा, ठीक है।
इसके बाद महाजनपद काल की हम चर्चा करें तो जब महाजनपद काल की चर्चा होती है तो इनका उल्लेख हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। ठीक है, हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसको हम ध्यान से देखें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लिखित 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपदें मध्य प्रदेश का हिस्सा थी। ठीक है, और यह हम बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी पूर्व की। ठीक, तो उन 2 महाजनपदों में से एक थी चेदी तथा दूसरी का नाम था अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित थे। ठीक, हमने क्या देखा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लिखित 16 महाजनपदों में से चेदी व अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित थे। और इनके बारे में हम डिटेल में यदि चर्चा करें तो अवंती महाजनपद मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, वैसे महाजनपद का आशय क्या है, महाजनपद होता क्या था, तो उस समय प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, तो अवंती महाजनपद मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। ठीक है, तो अवंती के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती, और इन दोनों के मध्य बेत्रवती नदी अर्थात बेतवा नदी प्रवाहित होती थी। ठीक है, इसके बाद अवंती बौद्ध धर्म का भी सुप्रसिद्ध केंद्र रहा। अवंती बौद्ध धर्म का भी सुप्रसिद्ध केंद्र था। इसका बौद्धकालीन नाम अच्युतगामी या अच्युतगामिनी था। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा महाजनपद काल के बारे में, तो महाजनपद काल में 2 महाजनपद चेदी एवं अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा थे। ठीक है, अवंती महाजनपद के बारे में चर्चा की कि यह महाजनपद मध्य एवं पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती थी। अवंती बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र भी था। इसका बौद्धकालीन नाम क्या था, अच्युतगामी तथा अच्युतगामिनी था। अब हम बात करें चेदी महाजनपद की, तो चेदी राज्य का विस्तार सोन एवं नर्मदा घाटियों के मध्य था। परवर्ती चेदी राज्य में कलचुरी वंश का शासन था, जिसका विस्तार उत्तर में कालिंजर तक था। ठीक है, परवर्ती चेदी राज्य में कलचुरी वंश का शासन था, जिसका उत्तर में विस्तार कालिंजर तक था। महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, सुक्तिमती थी। महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी सुक्तिमती थी। ठीक, तो इस प्रकार हम महाजनपद काल को भी देख चुके हैं। इसके बाद शुरुआत होती है राजवंशीय इतिहास की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य काल की, और मौर्य काल का लगभग अधिकतर हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण है। मौर्य काल, ठीक, तो विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी शामिल था। ठीक, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गुजरात सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त का गवर्नर अर्थात प्रांतपति, गवर्नर को उस समय प्रांतपति कहा जाता था। ठीक है, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र गुजरात में चंद्रगुप्त का गवर्नर पुरुगुप्त शासन करता था, और चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र मालवा एवं अवंती भी शामिल थे। ठीक है, सौराष्ट्र मालवा एवं अवंती भी शामिल थे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्ष तक, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्ष तक अवंती का प्रांतपाल था। ठीक है, उसने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, और इन सब के बारे में जो हमें प्रमाण मिलते हैं वह मिलते हैं गुर्जरा एवं रूपनाथगढ़ लघु शिलालेख से, जिसमें अशोक के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें अशोक के द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया में हमें
प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो गुर्जरा जो अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख में हमें अभी कुछ देर पहले पढ़ा था पुरातात्विक स्थल, तो गुर्जरा अभिलेख से हमें क्या मिलता है, अशोक का दूसरा नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शन मिलता है। ठीक है, तो गुप्त काल तक सांची का नाम काकड़ाद या काकड़ाद बांट था। ठीक है, गुप्त काल तक सांची का नाम काकड़ाद या काकड़ाद बांट था। और हम बात करें तो 1818 में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है और यहां से प्रश्न बनना काफी तय है। 1818 में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। इसके बाद हम बात करें शुंग वंश की। ठीक है, तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है, जो कि मौर्य काल से संबंधित थे। लेकिन इसके बाद जब शुंग काल आएगा तो सांची स्तूप में रेलिंग एवं प्रवेश द्वार किस काल में लगाए गए थे, तो वह थे शुंग काल में लगाए गए थे। ठीक है, हम बात करें शुंग वंश की, तो शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित थे। शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित थे। शुंग वंश के 8वें शासक भागवत, शुंग वंश के 8वें शासक भागवत के शासनकाल में ग्रीक राजा का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। ठीक है, ग्रीक राजा का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। उसने यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित, उसने यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, ग्रीक राजा का राजदूत हेलियोडोरस ने। ठीक, अशोक द्वारा निर्मित कराए गए सांची के स्तूप में चार दीवारी अर्थात रेलिंग और प्रवेश द्वार कब लगाए गए थे, शुंग काल में लगाए गए थे। तो आज हम पहले लेक्चर में, इतिहास के इस पहले लेक्चर में लगभग शुंग काल तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद का जो डेटा है हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यदि आपको मध्य प्रदेश के इतिहास में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक।